तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद और पद के बारे में। ठीक है, गद से 6 नंबर आता है और पद से 6 नंबर आता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह आप इसका व्याख्या कर सकते हैं, इसका गद्यांश किस प्रकार लिख सकते हैं, इसका संदर्भ कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको देखेंगे तो 12 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जैसे जैसे बताऊंगा उस प्रकार आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पे अपना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूं आप लोगों को कि किस प्रकार गद और पद आप आसानी से लिख सकते हैं। जब आप पेपर देंगे तब प्रश्न नंबर 3 जो आपका रहेगा उसमें, ठीक है, तो देखिए उसमें से आपको पूछेगा निम्नलिखित, प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछता है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए 2 गद्यांश देगा, दोनों में से किसी न किसी एक गद्यांश को आपका करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, तो इसमें मैं 2 गद बताऊंगा, 2 पद बताऊंगा, दोनों में से एक फंसने की संभावना अत्यधिक रहेगी आप लोगों को और आप तरीका भी जान जाएंगे कि किस प्रकार लिखना है। तो चलिए मैं एक आप लोगों को गद यहाँ पे लिखा हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए 2, 2, 4, 2, 6 नंबर का पूछता है। चलिए तो गद में लिखा हूँ, इसे पढ़ के आपको सुनाता हूँ और बताता हूँ किस प्रकार लिखना होता है इसको। देखिए कि हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते हैं कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन विश्वामित्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। तो ये आपका गद दिया हुआ है और इस गद के नीचे आपको प्रश्न देगा। देखिए प्रश्न 3 दिया है। अब पहला क पूछा है प्रश्न की उपयुक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखिए। जो आपका एक गद्यांश है इसका आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। और ख वाला में लिखना है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिस अक्षर के अंदर अंडरलाइन लिखी हुई है इस शब्द का आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। जो रेखांकित आपका चित्र है, ठीक है, जितना भी अंडरलाइन नीचे किया गया इसका आपको क्या लिखना है, व्याख्या लिखना है। और ग वाला सामान्य लोक व्यक्ति में क्या देखकर मित्रता कर लेते हैं। ठीक है, ये तीनों प्रश्न का अगर उत्तर आप दे देते हैं बढ़िया से तो 2 नंबर इस पे मिलेगा, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 6 नंबर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए आप जब भी अब एग्जाम में बैठे और आपके पास ये गद आए तो आप 1 या 2 बार जरूर इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप यह सोचें कि क्यों, कौन से चैप्टर का यह गद है। ठीक है, कौन से चैप्टर का यह गद है। ठीक है, तो वही चीज आपको क में लिखना होता है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। तो चलिए मैं पहला आपको बताता हूं कि इस गद्यांश का आप संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे उत्तर में मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ किस प्रकार आपको लिखना है संदर्भ इसका। तो देखिए संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो आपको संदर्भ में ऐसे लिखना है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो मित्रता चैप्टर से लिया गया है। कौन से चैप्टर, मित्रता चैप्टर से। इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, देखिए इसमें मित्र, देखिए मित्र बना लेते हैं। अगर कहीं भी गद में अगर मित्र की बात आए तो आप तुरंत समझिए कि मित्रता चैप्टर से है और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो आपको संदर्भ में इस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो ये आपका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आप लिख दिए और 2 नंबर आपको मिल जाएगा अगर इस प्रकार आप लिखते हैं तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे ख वाले पे। ख दिया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और इसमें भी 2 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, जो भी अंडरलाइन की गई है यहाँ पे आपको मैं बता दूं क्या अंडरलाइन किया गया है। यह एक ऐसा साधन है जिसके आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन विश्वामित्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए खजाना मिल गया है। इसका आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, तो रेखांकित अंश का व्याख्या, दूसरा का ख दिया क्या, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए इसको हम बताते हैं। तो आप हेडिंग में डालेंगे ख में रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, आपको ब्लैक पेन से और नीचे अंडरलाइन कर देना ताकि आपको खूबसूरत लगे। और आपको इसका व्याख्या क्या लिखना है, देखिए व्याख्या की बात को समझिए। तो व्याख्या में आपको लिखना है कि शुक्ल जी कहते हैं
कि मित्र बनाते समय हम इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि जिसे हम मित्र बना रहे हैं उसकी संगति में रहकर क्या हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका व्याख्या का मतलब ये कवि जी कहते हैं, लेखक कहते हैं कि कोई भी आप मित्र बना रहे हैं तो एक ऐसा मित्र बनाइए, ठीक है, कि उसकी संगति वो ऐसा व्यक्ति हो कि उसकी संगत में रह के मुझे अच्छा प्रभाव पड़े और मैं अपने जीवन की प्रगति कर पाऊं। ठीक है, तो जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर सके कि नहीं कर सके। ठीक है, ऐसा मित्र ना बनाए कि आपको बुरा रास्ता पर ले जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया और इसका व्याख्या है और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए दूसरी स्लिप में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यानपूर्वक समझते रहिए इसके अर्थ को। क्या उस व्यक्ति में वे सभी गुण विद्यमान हैं जिनकी हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है? यदि हमें जीवन में सच्चा मित्र मिल जाता है तो हमें एक ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्म शिक्षा प्राप्त करने में हमारा सहायक हो सकता है तथा हमें जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकता है। एक प्राचीन विद्वान का भी यही मत है कि एक सच्चा व अच्छा विश्वास के योग्य मित्र बहुत भाग्य से ही प्राप्त होता है। वह हर समय हमारी रक्षा करता है, वह हर समय हमारी रक्षा करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें हर बुराई से बचाता है। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र प्राप्त हो जाए उसे यह समझना चाहिए कि मानो उस संसार का कोई बड़ा खजाना मिल गया हो, अर्थात कोई बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई हो। तो दोस्तों ये आपको लिखना था। दूसरा हम लोग लिखे थे गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो इस प्रकार हम रेखांकित अंश का व्याख्या कर पाएंगे। और तीसरा दिया है कि सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या देखकर मित्रता कर लेते हैं, तो ये अपने दिमाग से आपको लिखना है कि सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या देखकर मित्रता कर लेते हैं। तो अब ग वाला हम देखेंगे पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ग यहाँ पे है, ग डाल के फिर आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि सामान्यतः रूप से व्यक्ति किसी का हंसमुख सा चेहरा, उसका बातचीत करने का आकर्षक ढंग, उसकी चतुराई और उसका साहस देखकर सोचते हैं कि यही व्यक्ति मित्र बनने का योग्य, बनाने का योग्य है और उसे ही अपना मित्र बनाते हैं। तो यह चीज देख के किसी व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, मित्र अपना बना लेते हैं। तो इस प्रकार अगर सुंदर से अपने गद्य को 3 पॉइंट दिया था आपको, तीनों पॉइंट आपने संदर्भ लिखा, रेखांकित अंश का व्याख्या लिखा और ग पॉइंट आपने लिखा। अगर इस प्रकार लिखते हैं तो आपको पूर्णतः 6 नंबर आपको मिल जाएगा, कोई रोकेगा नहीं आपको। ठीक है, तो जिस प्रकार मैं बताया उस प्रकार ही आपको सुंदर राइटिंग में उतनी अच्छे ढंग से आपको क्या लिखना है उन चीजों को, तभी मिलेगा। तो ये मेरा गद्य पहला था। ठीक है, एक गद्य और मैं डिस्कस करूंगा और उसे समझिए। ठीक है, फिर पद भी मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के लिए। दोनों पद गद्य आप उतार के और इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो दूसरा गद्य देख लेते हैं। चलिए हमारे साथ नोट कीजिए। दूसरा गद्य दोस्तों बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे गद्य पूछे गए हैं, बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसे आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ख आपका है कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिक छाया में एक झोपड़ी की दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। ठीक है, तो ये पहले 1-2 बार आप अपने दिमाग में बढ़िया से पढ़ लेना है, फिर देखना है कि प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न आपको दोस्तों ये दिया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, धर्मचक्र कहाँ स्थित था और पंचवर्षीय भिक्षु कौन थे या गौतम से क्यों और कहाँ मिले थे। ये 4 पॉइंट आपको अच्छे ढंग से लिखना है इस गद्य को पढ़कर बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट में डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क वाला। क अब क्या है कि उपयुक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखिए। तो देखिए संदर्भ आप किस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के कहां से, गद्य खंड में संकलित कौन से ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो ममता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके जो आपके लेखक है वो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, और गद्य खंड से लिया गया है। इस प्रकार आपको सुंदर से क्या लिखना है, संदर्भ लिख देना है। तो संदर्भ दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिखना जान गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब ख पॉइंट दिया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जितने पे भी ये रेखांकित अंश किया गया है इसका व्याख्या लिखना है। चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं। भग्न चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसका व्याख्या आप किस प्रकार लिखेंगे। तो ख दिया यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, आपको हेडिंग डाल लेना है, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लेना है सुंदर राइटिंग में आप लोगों को। फिर यहाँ पे देखिए आपको लिखना है यहाँ पे क्या व्याख्या देंगे।
प्रसाद जी कहते हैं कि काशी के उत्तर में अनेक बौद्ध स्मारक हैं। इन स्मारकों को मौर्य वंश एवं गुप्त वंश की शान बढ़ाने के लिए बनवाया गया था। यह स्मारक अब टूट फूट चुके हैं। इनकी टूटी फूटी चोटियां, दीवारें, कंगूरे, खड़हर बन गए हैं। ठीक है, इतना पॉइंट लिख लेना। आप लोगों को कुछ पॉइंट और बचा, मैं इस स्लिप में आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फिर चलिए उसके नीचे ही लिखना आपको, इन पर झाड़ियां उग आई हैं, पत्ते बिखरे हैं। उन खंडरों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ईंट के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प कला की आत्मा ग्रीष्म ऋतु की चांदनी से स्वयं को शीतलता प्रदान कर रही थी। तो ये आपको रेखांकित अंश का व्याख्या में इतना आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है। आप देखिए, ग वाला हमसे क्या पूछा था कि धर्म चक्र कहाँ स्थित था, ये ने पूछा था। तो ग वाला में लिखना है आप लोगों को कि धर्म चक्र काशी नगर के उत्तर में स्थित है, जिसे भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ नामक स्थान पर स्थापित किया था। ठीक है, तो यह हो गया आपका ग वाला कि धर्म चक्र कहाँ स्थित था। और घ हमसे पूछा था कि पंचवर्षीय भिक्षु कौन थे, यह गौतम को क्यों और कहाँ मिले थे। तो चलिए इसका उत्तर लिखेंगे कि पंचवर्षीय भिक्षु गौतम बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य थे। यह पांचों शिष्य गौतम बुद्ध से उपदेश ग्रहण करने के लिए काशी के उत्तर में स्थित उन खंडरों में मिले थे जो सार नामक स्थान पर स्थित था। ठीक है, तो इस प्रकार आप घ वाला भी कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों मैंने 2 गद आपको अच्छे बताए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हर बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसे नोट करके इसे किसी न किसी हाल में आपको तैयार करके जाना है। और दोस्तों मैं बता भी दिया हूं कि आप कैसे संदर्भ लिख सकते हैं, रेखांकित अंश का व्याख्या किस ढंग से कर सकते हैं, और कुछ पॉइंट पूछा था आप किस प्रकार उसका व्याख्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका 6 नंबर गद से क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पद। ठीक है, अब हम लोग पद देखेंगे कि पद में कैसे, अब पद को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, तब तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, तब चौथा क्वेश्चन और बढ़ेंगे तो फिर आपको पद से मुलाकात होगी। और वहां पे पूछेगा आपको निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ से व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ भी लिखिए। तो दोस्तों इसमें भी 2 आपको देगा पद, और दोनों पद में से कोई एक पद आपको करना होगा जो आपको 6 मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, तो 6 मार्क्स उसमें से, 6 मार्क्स इसमें से, 12 नंबर आपको क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखते हैं, तो 12 नंबर 100% आप उठा लेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 में इंपॉर्टेंट पद का बात करूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। तो देखिए पहला पद पढ़िए और इसमें बताता हूं किस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। तो दिया है कि चरण कंबल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि पौले, अरे बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। तो दोस्तों यह बहुत सुंदर सा पद है, बहुत इंपॉर्टेंट भी पद है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं इसको चूज किया हूं बताने के लिए आप लोगों को, इसे तैयार करके आपको जाना है। चलिए सबसे पहले इसमें आपको लिखना पड़ेगा क्या, संदर्भ। तो संदर्भ में किस प्रकार लिखेंगे, तो लिखना पड़ेगा प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। इस प्रकार आपको क्या लिखना है, संदर्भ इसका लिखना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि संदर्भ आप लिखना समझ गए होंगे, किस प्रकार आपको संदर्भ लिखना है। इसके बाद इसका प्रसंग भी लिखना होता है। ठीक है, पद का प्रसंग भी लिखना होता है। प्रसंग कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद में सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, इस प्रकार आपको प्रसंग लिखना है। तो संदर्भ आपने लिख लिया, आपने प्रसंग लिख लिया, अब आपको करना पड़ेगा व्याख्या इसका। ठीक है, तब व्याख्या में क्या करेंगे, तो पहले एक बार पद बढ़िया से पढ़ लीजिए। पद क्या है, चरण कंबल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंग पुनि बौले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। तो इस पद का हमें क्या लिखना पड़ेगा, व्याख्या। तो देखिए व्याख्या कवि क्या कहते हैं, भक्त शिरोमणि सूरदास जी कृष्ण के चरणों कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की जो कमल के समान कोमल हैं वंदना करता हूँ। इनकी महिमा अपरंपार है,
जिनकी कृपया से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों से लांग जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपालु और हे दयालु प्रभु, मैं आपकी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आपकी कृपया से असंभव कार्य भी असंभव हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इस पद्यांश की खूब सुंदर से आपको व्याख्या करना है। ये वाला पद आपको किसी कीमत पे याद करके जाना है। 2 पद बताऊंगा, दोनों याद करके जाना है, फिर कोई आएगा तो आप उस प्रकार उसके रिलेटेड बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों की व्याख्या हो गया। व्याख्या के बाद दोस्तों इसमें काव्य संदर्भ भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूं कि काव्य संदर्भ कैसे लिखेंगे। देखिए इसमें पद में काव्य संदर्भ भी लिखना अनिवार्य होता है। काव्य संदर्भ देखिए किस प्रकार लिखेंगे, तो काव्य संदर्भ हेडिंग डालेंगे और इसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ईश्वर के चरणों की महिमा व्यक्त करते हुए उनके प्रति भक्ति भाव को क्या किया, व्यक्त किया है। भक्ति भाव को व्यक्त किया है। देखिए सबसे पहले काव्य संदर्भ में भाषा लिखेंगे, तो भाषा साहित्य वज्र का प्रयोग किया गया इसमें, साहित्यिक वज्र का। और शैली कौन सी, तो मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। और गुण प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। और कौन सा रस इसमें है, तो भक्ति का रस है इसमें, ठीक है। और छंद कौन सा था, तो गोयात्मक छंद। और शब्द शक्ति लक्षणा। अब देखिए इसमें अलंकार भी आपको लिखना पड़ेगा। कौन सा अलंकार इसमें था, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें था कि बार बार में एक शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ कौन सा पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार हुआ है। और देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार का भी रोल था कि सूरदास स्वामी में से का 100 वर्ण की पुनरावृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और यहाँ पे रूपक अलंकार का भी रोल है, ठीक है, कि चरण कमल में कमल रूपी कोमल चरणों के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा रूपक अलंकार है। कौन सा रूपक अलंकार है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको क्या लिखना पड़ेगा, काव्य संदर्भ, तब जाके 6 मार्क्स आपको मिलेंगे, पूर्ण रूप से 6 मार्क्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पद को 1-2 बार बढ़िया से देखिएगा ताकि आपको पूरा डिटेल क्लियर हो जाए कि किस प्रकार आपको लिखना है पद में, ठीक है। तो मैंने एक पद डिस्कस कर दिया, एक पद और मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान पूर्वक उसे भी समझना है क्योंकि 12 नंबर का सवाल है। 12 नंबर मिल जाएगा, समझिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 2% आपका मिल जाएगा, समझ लीजिए 100% में से, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पद और उसको देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, तो देखिए दूसरा आ गया पद। इस पद को आपको नोट करना है, ध्यान पूर्वक समझना है इसको, ठीक है। तो देखिए एक बार पढ़ते हैं पहले ध्यान से, कोई भी आए तो 2 बार एक बार पढ़िए उसको ध्यान से। कह रहा है कि बोली चतुर, चलिए तो एक बार पढ़ते हैं कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय न रानी, कह कुभज क सिंधु अपारा, सोवेसु सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तग भागा, तम भागा, दोहा ओछम मंत्र परम लघु जासु, बस विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कभु बस कर अंकुश खर्ब। देखिए क्या है ना कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको 1-2 बार क्या होना, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर इस बढ़िया से लिखना चाहते हैं तो 1-2 बार, भले डिफिकल्ट है लेकिन 1-2 बार बढ़िया से पढ़िए ताकि थोड़ा सा थॉट आपके दिमाग में उत्पन्न हो। चलिए मैं बताता हूं कि इसका सबसे पहले क्या लिखना है, संदर्भ। किस प्रकार इसका संदर्भ लिखेंगे आप लोग कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग, कौन, धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल खंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है, तो श्री रामचरितमानस के बाल खंड से लिया गया है, बालकांड से लिया गया है। इस प्रकार आपको क्या लिखना है, इसका संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि संदर्भ आप लोग नोट कर लिए होंगे और लिख लिए भी होंगे आप लोग, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके प्रसंग के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रसंग कितना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस प्रकार इसका प्रसंग लिखेंगे आप लोग। तो प्रसंग में लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में
सीता जी की माता श्री राम की कोमलता को देखकर विचलित हो उठती हैं, तब उनकी सखियां उनकी शंका को दूर करती हैं कि तेजस्वी व्यक्ति चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उसे छोटा नहीं मानना चाहिए। ये आपको क्या लिखना है, प्रसंग में लिखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रसंग आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब बात आती है किस पे, व्याख्या पे, और हम व्याख्या पे डिस्कस करते हैं। अब व्याख्या के लिए जब व्याख्या आप लिखने जाएं तो एक बार फिर इसको पढ़ें। तो चलिए मैं आपके साथ पढ़ता हूं। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय न रानी। कह भूबज कह सिंधु अपारा, सोबेउ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। दोहा ओहम ओम मंत्र परम लघु जासु, बस विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहू, बस कर अंकुश खर्ब। तो एक बार पढ़ ले तब जाकर आप इसका क्या करें, व्याख्या करें। चलिए व्याख्या में दोस्तों क्या है, एक सखी सीता जी की माता की शंका का निवारण करते हुए मधुर वाणी में कहती हैं कि हे रानी, तेजवान व्यक्ति चाहे उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, उसे छोटा ही मानना चाहिए। कहाँ खड़े से उत्पन्न होने वाली मुनि अगस्त और कहाँ विस्तृत और अपार समुद्र, दोनों में यद्यपि कोई समानता नहीं है, पर मुनि ने अपने पराक्रम से उस अपराध समुद्र को सोख लिया था। इस कारण उनका यश सारे संसार में विद्यमान है। इसी प्रकार सूर्य का घेरा छोटा सा दिखाई देता है, किंतु सूर्य के उदित होते ही तीनों लोगों का अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार तुम श्री राम को छोटा मत समझो। ठीक है, इस प्रकार क्या करना है, इसका व्याख्या करना है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग व्याख्या नोट कर लिए होंगे इसका। ठीक है, व्याख्या के बाद आप लोग जानते हैं कि अब इसका क्या करना है, दोहे का अर्थ भी लिखना है। ये दोहा है और इस दोहे का अर्थ भी लिखना पड़ेगा, काव्य संदर्भ भी लिखना पड़ेगा, तब 6 नंबर आपको मिलेगा। अब हम बात करेंगे दोहे के अर्थ के। चलिए तब हम दोहे के अर्थ के बारे में बात करते हैं। देखिए दोहा का अर्थ क्या है कि ओम का मंत्र अत्यंत छोटा है, पर ब्रह्मा विष्णु शिव और समस्त देवगण उसके वंश में हैं। इसी प्रकार महान मदमस्त हाथी को वंश में करने वाला अंकुश भी बहुत छोटा सा होता है। अतः तुम भी श्री राम से छोटा मत समझो, वह उम्र में छोटे क्यों न हो, तुम उनकी कोमलता पर मत जाओ, वे अवश्य ही धनुष को तोड़ेंगे। यह था दोहे का अर्थ। तो दोहे का अर्थ आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ के लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में और काव्य संदर्भ के बारे में। काव्य संदर्भ देखिए क्या है, तो काव्य संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी की माता की सखी द्वारा दिए गए तर्क श्री राम महत्व को दर्शाते हैं। क्या, श्री राम महत्व को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। भाषा कौन सी प्रयोग की गई है, तो अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली, तब प्रबंध और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। गुण कौन सा प्रयोग किया गया है, तो प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है इसमें। और रस, वीर रस की प्रधानता दी गई है। और छंद, चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार, एक ही अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार कैसे, तो हरि हर कह कुभज कह और तासु त्रिभुवन। हरि हर में क्रमशः प स क और त वर्ड की पुनरावृत्ति होने से यहाँ कौन सा अलंकार हुआ है, अनुप्रास अलंकार हुआ है। जहां पे भी प स क त वर्ड की पुनरावृत्ति हुआ, समझिए अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस पद में अनुप्रास अलंकार की अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैंने यहाँ पे 2 गद और 2 पद डिस्कस किया। ठीक है, और 2 गद 2 पद अगर आप तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तो आपका 12 नंबर समझ लीजिए कि क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, 12 नंबर आसानी से उठा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैं हिंदी के वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिससे कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो 4-5 नंबर आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट उठाता हूँ यहाँ पे तद्भव और तत्सम से। इसमें 2 अंक आपके पूछे जाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। जो मैं तद्भव तत्सम में दोस्तों बता रहा हूँ, अगर वो आपको याद होगा तो 100% उसी में से आपको आने वाले हैं और 2 अंक आपका क्लियर हो जाएगा।
तो चलिए पहला देखते हैं। देखिए पहला जैसा है कि आग, देखिए यह तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है। देखिए आग जो हम लोग का सरल भाषा होता है, लेकिन इसका शुद्ध भाषा क्या होता है, उसी को हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आग, आग का तत्सम रूप क्या होता है। आग का होता है दोस्तों अच्छी, आग क्या क्या होता है अच्छी, इसे लिखकर आपको याद कर लेना है। इसी प्रकार दूसरा देखिए कपूर, तो कपूर बहुत वेरी में IMP क्वेश्चन है, कपूर का हो जाता है कर्पूर। तीसरा आपका है चरण, तो चरण का दोस्तों होता है चरण, देखिए इस प्रकार होता है। ठीक है, यह तत्सम रूप है इसका, तो इस प्रकार आपको चरण देगा, आप इसका तत्सम इस प्रकार लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसी में से 2-3 क्वेश्चन आपको देंगे। ठीक है, इसी को बनाना होता है। दही, दही का दोस्तों दधी होता है, दधी। हाथ, हाथ का क्या होता है हस्त। फिर देखिए छठवां नंबर पे रात, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, यही पूछा जाता है एग्जाम में आपका। रात का होता है रात्रि। इस प्रकार सातवां देखिए मौत, तो मौत का क्या हो जाएगा मृत्यु। ठीक, आठवां पर चलते हैं। देखिए आठवां को देखिए, आठवां का नखत, नखत को हम बोलते हैं नक्षत्र, तो नखत का तत्सम रूप नक्षत्र हो जाएगा। नौवां है सात, तो सात का क्या हो जाएगा सप्त, सप्त, सात का क्या हो जाएगा सप्त। इसी तरह 10वां और बढ़ चलते हैं। देखिए 10वां क्या है ओठ, तो ओठ का हो जाएगा ओष्ठ। ठीक, तो इस प्रकार वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसे उतार लीजिए, लेकिन याद कर लीजिएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि इसमें से ही आपको आने वाला है एग्जाम में। कान, कान का क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक है, इसी प्रकार 12वां क्या है मोर, मोर का क्या हो जाएगा मयूर। ठीक है, मोर का क्या हो जाता है मयूर। और लास्ट में 13 बताने वाला हूँ, जो 13वां है वो है आग, तो दोस्तों आग का क्या हो जाएगा आपका अग्नि। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैंने तद्भव और तत्सम कितना बताया आपको 13, यह 13 अगर आपको याद है दोस्तों, तो आप 2 नंबर 100% आप क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय पूछता है 2-2 नंबर का, तो 2 नंबर इससे क्लियर हो जाएगा, 2-2 नंबर इससे 6 नंबर आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों उपसर्ग से क्वेश्चन किस प्रकार पूछ जाते हैं। उपसर्ग मतलब है दोस्तों होता है कि जो ये वर्ड आपका अन्न दिया है, तो इसके लास्ट में क्या ऐसा वर्ड जोड़ा जाए कि एक संपूर्ण मीनिंग वर्ड बन जाए आपका। ठीक है, जैसे आपको अन्न देगा, तो अन्न में क्या आप जोड़ेंगे। देखिए अन्न के क्या हो जाएगा अनाचार, या अन्न को आप अनवसर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका संपूर्ण अर्थ भी निकल रहा है, तो इस प्रकार से आपको बनाना होता है। तो उपसर्ग दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो जैसे अन्न का क्या हो जाएगा अनाचार और अनवसर। ठीक है, दूसरा देखिए अनु, अनु का उपसर्ग हो जाएगा अनुरूप और अनुशासन, या तो आप अनुकूल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा देखिए अधि, अधि का क्या होता है अधिकार या अधिकतम। ठीक है, फिर चौथा परि, परि होता है परिवार या परिवर्तन, परि का परिवार कर सकते हैं परिवर्तन कर सकते हैं। वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन दोस्तों, ये तो प्रत्यय और उपसर्ग हमेशा आता है, जो मैं बता रहा हूँ उसमें से ही आएगा, आपको लिख कर याद कर लेना है। पांचवा सह, स का होता है सहपाठी और सहायता। छठवां देखिए अ का उपसर्ग क्या होता है तो अविश्वास और असत्य। और सातवां दिया है प्रति, प्रति का क्या होता है तो प्रतिशत और प्रतिदिन। आठवां देखिए, आठवां दिया इसमें अभि, अभि का अभिषेक, अभिमान और अभिग्रहण। ठीक है, इसी प्रकार देखिए नौवां, नौवां क्या दिया है अप, तो अप क्या होता है अपना, अपमान, अपसार। ठीक है, अब दोस्तों यह तो था आपका उपसर्ग, उपसर्ग मैंने 9 बताया, ये 9 और याद कर लेते हैं, इसमें से 2-3 आपका आने ही वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, और 2 अंक आपका क्लियर भी हो सकेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रत्यय के बारे में। देखिए प्रत्यय भी 2 अंक का पूछता है, तो 2 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें, 6 नंबर इस वीडियो से आपका क्लियर हो सकेगा अगर आप याद कर लेते हैं तब। देखिए प्रत्यय, प्रत्यय में होता है कि इसमें आगे में क्या ऐसा वर्ड जोड़ा जाए कि उसका संपूर्ण अर्थ निकल पाए। देखिए दिया आई, लास्ट में आपका आई आना चाहिए और एक संपूर्ण अर्थ लेकर, तो आई का क्या हो जाएगा चतुराई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों इसमें से 2 ठे। ठीक है, देखिए दूसरा दिया है पन, तो पन का दोस्तों हो जाएगा आपका बचपन, अपनापन, लड़कपन। ठीक है, अब देखिए तीसरा दिया वट, तो वट का क्या हो जाएगा लिखावट, सजावट, बनावट कह सकते हैं आप। चौथा दिया त्वा, तो का लघुत्व कह सकते हैं, कवित्व कह सकते हैं, महत्व कह सकते हैं। ठीक है, और पांचवा देखिए आहट या हट, तो आहट देगा या हट देगा, तीसरा आप लिख सकते हैं घबराहट, चिल्लाहट, सरसराहट।
ठीक है। देखिए संपूर्ण अर्थ भी इसका निकल रहा है। तो यह इसका प्रत्यय है। आवा या वा का प्रत्यय होता है, देखो दिखावा, पहनावा, ठीक है। इसी प्रकार सातवां देखिए आइन, आइन का जगह से ठाइन, ललाइन, पंडिताइन, ठीक है, ये इसके प्रत्यय है। आठवां लास्ट है ता का हो जाएगा सुंदरता, एकता और मित्रता। तो दोस्तों 8 इसमें से, तो 8 मैंने दोस्तों यहाँ पे प्रत्यय बताया, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं दोस्तों यहाँ पे उपसर्ग बताया हूँ, 9 उपसर्ग आप ले सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था आपको तद्भव और तत्सम। तो यहाँ से इस वीडियो में दोस्तों आपका 6 अंक आपका क्लियर हो गया है। तो दोस्तों आप बस मेरे साथ बने रहिए। अब मैं संपूर्ण बोर्ड एग्जाम का तैयारी कराने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर देख लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक तो 10 नंबर आपको दिला देगी। इतने वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन बताने वाले हैं दोस्तों आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चंस को आपको नोट्स करना है और अच्छी तरह से तैयार करके जाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शुरू में ही यह 10 नंबर का क्वेश्चन आपको देगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अच्छे से आप तैयार कीजिएगा, अच्छे से इसे लिखिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए प्रश्न पहला यह है कि प्रयोगवादी कविता के प्रमुख विशेषताएं प्रवृत्ति लिखिए। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषताएं प्रवृत्ति लिखिए। तो आपको लिखना है पहला कुंठा और निराशा का स्वर, और दूसरा लिखना है नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मोह। यह उत्तर में लिखना है। अगर ये देगा प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्ति दे सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार लिखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए प्रश्न दूसरा दोस्तों यहाँ पे है कि रीतिकाल के प्रमुख कवि तथा रचना के नाम लिखिए। रीतिकाल के प्रमुख कवि तथा रचना के नाम लिखिए। उत्तर में पहला को लिखना है बिहारी, और इनका रचना का नाम है बिहारी सतसई। और एक मतीराम है, उनका उनका नाम है मतीराम सतसई। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस बिहारी के आगे सतसई लगाना है, मतीराम के आगे सतसई लगाना है बस। जो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और उनके रचना के आगे बस सतसई लगाएंगे तो उनका रचना बन जाएगा। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है, बहुत बार एग्जाम पूछता है। रीतिकाल के प्रमुख कविता तथा रचना के नाम लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर तीसरा भी। प्रश्न नंबर तीसरा है किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद। ये एक नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, और उनकी नाटक जो है नाटककार स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये सब नाटककार हैं, इसे आपको लिखना है। देखिए चौथा प्रश्न देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं किसी विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो उत्तर में आत्मकथा विधा की रचना है। कौन लिखे हैं इसे, तो हरिवंश राय बच्चन जी ने इसे लिखे हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, प्रश्न नंबर 5वां है किसी एक जीवनी लेखक के नाम बताइए। किसी एक जीवनी लेखक के नाम बताइए। तो आपको दे देना है उत्तर में विष्णु प्रभाकर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए कि प्रश्न नंबर 6वें की ओर बढ़ते हैं। देखिए गोदान गबन निर्मला के लेखक का नाम बताइए। गोदान गबन निर्मला के लेखक का नाम, तो दोस्तों आपको बता दें कि गोदान गबन निर्मला के लेखक का नाम प्रेमचंद्र शुक्ल उपन्यास काल के लेखक हैं। गोदान के भी लेखक हैं, गबन के भी लेखक हैं, निर्मला के लेखक हैं। तीनों के लेखक हैं प्रेमचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ रही है। क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। मेरी असफलताएं किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन, मेरी असफलताएं किसकी रचना है। तो गुलाब राय की है दोस्तों, ठीक है। गुलाब राय की है मेरी असफलताएं, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 7वां भी क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है छायावादी युग के लेखक का नाम बताइए। तो छायावादी युग के लेखक का दो नाम लिख सकते हैं आप, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। ये दो लोग हैं, ये छायावादी युग के लेखक हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 को बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 दोस्तों है कि भक्ति काल के दो कवियों के नाम लिखिए। भक्ति काल के दो कवियों के नाम आप लिख सकते हैं सूरदास और तुलसीदास। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों ये है कि किसी एक एकांकीकार लेखक के नाम लिखिए। किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं राजकुमार वर्मा लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 10वां है दोस्तों, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ कि। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। किन्नर देश की रचना के लेखक का नाम लिखिए। किन्नर देश की रचना के लेखक का नाम है राहुल साकृत्यान। राहुल साकृत्यान आपको लिख देना है, ठीक है। प्रश्न
ब्राह्मा दोस्तों देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 भी बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्यादा हंस माधुरी पत्रिका के संपादक कौन है? मर्यादा हंस माधुरी पत्रिका के संपादक हैं हमारे दोस्तों प्रेमचंद्र। उत्तर में आपको लिखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 में देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है, रंस मीमांस किसकी रचना है? रंस मीमांस तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रचना है। ठीक है, प्रश्न उत्तर 14 देख लेते हैं। देखिए प्रश्न 14वां है कि किसी एक रिपोर्टाज लेखक के नाम लिखिए। तो किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम आप लिख सकते हैं विष्णु प्रभाकर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही दोस्तों उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, ये आपको लिखना है। चलिए प्रश्न उत्तर 16वां पढ़ते हैं। प्रश्न 16वां है दोस्तों कि रीतिकाल की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो रीतिकाल की 2 विशेषताओं का आप उल्लेख कर सकते हैं, श्रृंगार रस की प्रधानता और दूसरा दोहा सवैया कवि छंदों की प्रचुरता। ठीक है, यह विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 जो आज का लास्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि छायावाद के 2 विशेषताओं या प्रवृत्ति लिखिए। तो छायावाद के 2 विशेषताएं या प्रवृत्ति, छायावाद विशेषताएं देगा या तो प्रवृत्ति देगा। तो आपको लिखना है प्रेम, सौंदर्य का चित्रण या प्रकृति का मानवीकरण। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में मैंने 17 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया। अगर आप याद कर लेते हैं 10 नंबर आपका समझिए क्लियर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना बढ़िया क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, इतना इस वीडियो में बहुत ही अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आप आराम से 80, 85, 90% ला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत अच्छी बनी है दोस्तों। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना है आप लोगों को। चैनल पर नए आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इतना मेहनत में किया हूँ तो इसके लिए दोस्तों आप लोग देखते हैं वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखिए, उसके साथ साथ लाइक भी कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो कैसे बनी है और अगला वीडियो किस पे चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इतना काम तो पहले आप कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय के बाद चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि वीडियो में क्या चीज़ है और सभी चीज़ें नोट करना है आप लोगों को। तो चलिए अब फटाफट आप हमारे साथ उतारिए, नोट कीजिए और चीज़ों को समझते चलिए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे यह है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह है प्रश्न पहला कि शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। तो उत्तर पहला आपका यह है कि शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखक निम्न हैं। शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखक निम्न है। कौन कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं और प्रेमचंद्र जी हैं। ये जो 2 लोग हैं, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद्र जी, यह शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कवि हैं। मतलब शुक्ल युग के बहुत सारे कवि हैं लेकिन हमको 2 लोगों का लिखना था, इसलिए हम 2 लोगों का नाम लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद्र जी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन फिक्स रहता है कि आएगा एग्जाम में आपके। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा दोस्तों ये है, किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए, मतलब महिला का नाम लिखना है जो कहानी लिखती हो। तब प्रतिभा राय एक महिला कहानीकार, जो प्रतिभा राय हैं वो एक महिला है और क्या लिखती हैं? कहानी लिखती हैं, इसलिए प्रतिभा राय एक महिला कहानीकार हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा का उत्तर आपका यह होगा। उम्मीद करता हूँ कि दूसरा नंबर आप नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, किसी एक प्रसिद्ध एकांकीकार के नामोल्लेख कीजिए। किसी एक प्रसिद्ध एकांकीकार लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, तो आप उत्तर में लिखेंगे जैसे मैं लिखा हूं वैसे ही आपको लिखना है। हिंदी के प्रमुख एकांकीकार हैं, कौन कौन लोग हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उदय शंकर भट्ट जी, उपेंद्र नाथ अस्क और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। यह जो है प्रसिद्ध एकांकीकार के लेखक हैं। ठीक है, प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लेंगे, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा, चलिए बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों यह है, यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है? जो यात्रा के पन्ने हैं वो किस विधा पर आधारित रचना है? तो दोस्तों उत्तर आप लिखेंगे यात्रा वृत्तांत विधा पे। यात्रा के पन्ने किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। ठीक है, उत्तर इसका आप ये लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। अब हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही के लेखक का नाम लिखिए। कलम का सिपाही के लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे कि कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक का नाम है, क्या नाम उनका? अमृत राय। कलम का सिपाही के लेखक कौन लिखे थे भाई? तो अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखे थे।
तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 5वां है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6वां है, आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है? तो दोस्तों उत्तर में आप लिखेंगे कि आवारा मसीहा जीवनी विधा पे आधारित रचना है जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है। तो आवारा मसीहा रचना को कौन लिखा था? विष्णु प्रभाकर द्वारा यह लिखित रचना है। और किस विधा की रचना है? तो जीवनी विधा की आधारित रचना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब तक जो 6 क्वेश्चन बताया वो क्लियर हो चुका होगा आप लोगों, और नोट भी कर लिए होंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना है, किसी कीमत पे आप लोगों को कमेंट भी करना है। और चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को घंटी सब्सक्राइब सब कुछ दबा दीजिए बढ़िया से तैयारी करने के लिए, ठीक है। और फिर मैं अब जो भी चीज आपको बता रहा हूँ उसको नोट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया। आप चलिए 7वें क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां, लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां मिस्टेक हो गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर मतलब ये 7वां ही है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन 6वां ही है। मान लीजिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6वां, मान लीजिए यह है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ये है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे आप सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए ये चीजें कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो दोस्तों उत्तर में आप लिखेंगे कि मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम मुंशी प्रेमचंद्र थे। क्या? मुंशी प्रेमचंद्र। ये सब याद करके आपको एग्जाम हॉल में जाना है। तो सरस्वती पत्रिका के आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी और मर्यादा पत्रिका के तो मुंशी प्रेमचंद्र जी थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां चलिए देखते हैं और इसे नोट कीजिए आप लोग। यात्रा साहित्य के 3 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यात्रा साहित्य के 3 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। उत्तर में आपको लिखना है राहुल सांकृत्यायन, मोहन राकेश और अज्ञेय। ये जो 3 लोग हैं ये यात्रा साहित्य के प्रमुख लेखक हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन देता है इस प्रकार का, तो आपको सारे क्वेश्चन याद करके जाना एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां था। उम्मीद करता हूं आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9वें पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि मेरी कॉलेज डायरी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम है, उत्तर आप लिखेंगे कि मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का जो नाम है वो है धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, ठीक है। क्या? धीरेन्द्र वर्मा जी लिखे हैं मेरी कॉलेज डायरी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को बेहद अच्छे ढंग से। और क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं कि हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। हिंदी की किसी एक क्या लिखना है? संस्मरण लेखक का नाम लिखना है, और जो कि है उत्तर में उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं बेहद अच्छे ढंग से, और क्लियर भी हो चुका होगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रीति काल की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह, ठीक है, कि रीति काल की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। तो दोस्तों आप लिखेंगे रीति काल की 2 प्रवृत्तियां लिखिए में पहला प्रवृत्ति लिखेंगे रीति ग्रंथों की रचना, और दूसरा में आपको लिखना है व्रज भाषा का प्रयोग। तो रीति काल की 2 प्रवृत्तियां आपका रीति ग्रंथों की रचना और दूसरा व्रज भाषा का प्रयोग। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिए होंगे। तो रीति काल की 2 प्रवृत्तियां आपको देता है लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हैं बहुत सरल ढंग से। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों देखिए यह है कि रीति मुक्त कवियों में से किन 2 का नामोल्लेख कीजिए। रीति मुक्त कवियों में से कितने कवि का? 2 कवि का नाम लिखना है आप लोगों को। तो आप लिख सकते हैं द्विजदेव और धनानंद। यह जो है भैया रीति मुक्त कवियों की लिस्ट में आते हैं द्विजदेव और धनानंद, ठीक है। तो घनानंद और द्विजदेव ये दोनों जो हैं रीति मुक्त कवियों हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 12 आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए दोस्तों अब हमारे साथ नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13
कि द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। देखिए द्विवेदी युग, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, द्विवेदी युग का पूछता है। द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि श्रीधर पाठक जी और दूसरा लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी। यह जो दो लोग हैं ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। उम्मीद करता हूँ दोनों लोग का नाम आप लोग अपने नोटबुक में लिख लिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से बढ़ने से पहले अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कीजिए। देखिए बहुत ज्यादा मेहनत लगी इन सारी चीजों को इकट्ठा करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों यह है, युगांत के रचनाकारक कौन थे? जो युगांत रचना है उसके कौन लिखे थे? ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है। तो उत्तर में आप लिखेंगे युगांत के रचनाकारक सुमित्रानंद पंत जी। सुमित्रानंद पंत जी युगांत रचना लिखे थे। ठीक है, तो उत्तर में आप लिख देंगे इस ढंग से, जिस तरह मैं लिखा हूं कि युगांत के रचनाकार सुमित्रानंद पंत जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। आ गया क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग देखिएगा बढ़िया से कि छायावादी युग की दो प्रवृत्तियां लिखिए। चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना देता हूं एक बार और। छायावाद युग की दो प्रवृत्तियां लिखे। तो आप लिखेंगे पहला में दोस्तों कि श्रृंगार और प्रेम वेदना, और दूसरा लिखेंगे रहस्य भावना। ये जो दो चीजें हैं ये छायावाद की दो प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, श्रृंगार और प्रेम वेदना और रहस्य भावना। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 आपको नोट हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो आप बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे कि छायावाद के दो प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए। देखिए वो छायावादी युग की दो प्रवृत्तियां पूछा था, ये पूछा है छायावाद के दो प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो लिखेंगे इसमें जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी, ये छायावाद के दो प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत है लेकिन दो लिखा है, दो पूछा है, दो लिख देंगे हम लोग। जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा, सिंपल नाम भी है, याद भी कर लेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, छायावाद के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। देखिए वो कवियों के या महाकाव्यों के नाम लिखिए। छायावाद के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो आप उत्तर में लिखेंगे जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी लिखे थे, और बालकृष्ण शर्मा जो है नवीन कृत उर्मिला। तो ये जो दो चीज आपको लिखना है, छायावाद के दो महाकाव्यों के नाम है। ठीक है, तो इसे आप लोगों को नोट कर लेना है, एग्जाम हॉल में याद करके जाना है किसी कीमत पे आप लोगों को। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्लियर हो चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों यह है, प्रगतिवादी काव्य के दो विशेषताएं चाहे प्रवृत्तियां लिखिए। देखिए चाहे तो आपको विशेषताएं दे और चाहे तो आपको प्रवृत्तियां दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विशेषताएं प्रवृत्तियां एक ही होती हैं। तब प्रगतिवादी काव्य की दो विशेषताएं प्रवृत्तियां के नाम लिखिए। तो आप लिख लेना है उत्तर में आपको मानवतावादी प्रवृत्ति और दूसरा विद्रोह एवं क्रांति की भावना। ये दो चीज आपको लिख देना है, मानवतावादी प्रवृत्ति या विद्रोह एवं क्रांति की भावना। यह प्रगतिवादी के दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे इन चीजों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में लिखेंगे आप, प्रगतिवादी काव्य धारा के किसी एक प्रसिद्ध कवि का नाम और उसकी एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी काव्य धारा के किसी एक प्रसिद्ध कवि का नाम लिखना है और उसकी एक रचना का नाम लिखना है। तो चलिए मैं दो लोगों को बता देता हूं ताकि दोनों में से कोई भी एक याद हो जाए। पहला रामधारी सिंह दिनकर, और रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध जो रचना है वो है परशुराम की प्रतीक्षा हुकार। ठीक है, और दूसरा नागार्जुन, नागार्जुन के जो आपका प्रसिद्ध रचना है वो है प्यासी पथराई आंखें। ठीक है, तो ये दो लोगों का नाम लिखना है, रामधारी सिंह दिनकर इनकी जो रचना है परशुराम की प्रतीक्षा हुकार और नागार्जुन प्यासी पथराई आंखें, ये प्रगतिवादी काव्य के कवि हैं और इनके प्रमुख रचना इन दोनों की है, दोनों लोगों की है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 19 आपको बेहद अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20वें की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, और क्वेश्चन नंबर 20वां हमारे साथ नोट करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20वां दोस्तों यह है कि तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा भी था कि तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष कितना में, 1959 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में, 1959 वर्ष में हुआ था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 20 को क्लियर हो चुका होगा और उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट भी कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से मुलाकात हो जाएगी आप लोगों को।
कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, मैंने कुछ जीवन परिचय 1-2 ठे डाल रखा हूँ और उस संक्षिप्त में परिचय दूंगा। अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, इनकी सभी लोग के जीवन परिचय डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां से हिंदी 2021 बोर्ड एग्जाम के प्लेलिस्ट में खोलिए और वहां पे देखिए सभी जीवन परिचय एक एक करके मैं पढ़ाया हूँ बहुत अच्छे ढंग से। तो चलिए क्वेश्चन भी कह रहा है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। आप संक्षिप्त में परिचय बस आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा बस इमेज होना चाहिए। अगर एग्जाम हाल में आपसे आते हैं कि मैं कुछ ना याद करूं तो इतना तो याद करके जाना ही पड़ेगा, तभी आपको कुछ नंबर मिल पाएंगे, नहीं मिलेंगे। तो क्या याद करके जाना पड़ेगा? अगर आपको दे दे कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखिए तो उनका नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म कब हुआ था तो 1890 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ जन्म स्थान का हुआ था तो काशी में हुआ था। पिता का नाम क्या था तो देवी प्रसाद। और शिक्षा में क्या क्या किए थे तो अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत का स्वयं से ही अध्ययन किए थे, ठीक है। और रुचि किन चीजों में थी तो साहित्य के प्रति रुचि थी, काव्य रचना के प्रति रुचि थी, नाटक लेखन के प्रति रुचि थी और ये चीज ही लिखते थे वो। और मृत्यु कब हुआ 15 नवंबर 1937। मतलब इतना मोटी मोटा भाषा में कहूँ तो इतना चीज आपको याद होना चाहिए डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी में, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय में इतना याद रहेगा तभी कुछ आप अपने से बना के भी लिख देंगे तो कुछ नंबर मिल जाएगा। नहीं तो अगर ये मेन पॉइंट आके नहीं याद है आप लोगों तो कुछ एक नंबर भी नहीं मिलेगा, सारा नंबर कट ऑफ आपका, ठीक है। तो कुछ थोड़ा याद करना चाहते हैं तो इतना ही याद करना पड़ेगा, तब जाके कुछ काम बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप इतना उम्मीद करता हूँ कि इतना दिमाग में अपना इमेज बनाकर एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए इतना चीज आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का था या डॉक्टर राजेंद्र, दोनों में से एक जरूर फंसेगा, इतना तो याद रख लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय में संक्षिप्त परिचय में आपको इतना चीज याद करके जाना है दिमाग में अपना गेन करके कि नाम क्या है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उनका नाम है, ठीक है। जन्म कब हुआ था तो 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ पे जन्म हुआ था उनका तो बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक में, ठीक है। कहाँ तो बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक में उनका जन्म हुआ था। और पिता का नाम क्या था तो महादेव सहाय था। समझ रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था तो महादेव सहाय था। और शिक्षा उन्होंने एमए और एलएलबी किया था, ठीक है, वकीली और एमए किया था उन्होंने। और लेखन विधा क्या लिखते थे वो तो पत्रिका एवं भाषण लिखते थे, लेखन विधा। और मृत्यु कब इनकी हो गई तो 28 फरवरी 1963 ईस्वी में इनकी क्या हो गई मृत्यु भी हो गई। तो दोस्तों इतना चीज आपको याद करके जाना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में देखिए कितना अच्छी चीजें मैंने बताया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक तो करना ही आप लोगों को, ठीक है। और कमेंट भी करना है आप लोगों को और ये बताना कि वीडियो की नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए आप लोगों को। हम आपके साथ हैं, आप बिंदास तैयारी कीजिए। कोई भी टॉपिक आपको फंस रहा है तुरंत आप कमेंट कीजिए, मैं बनाऊंगा आप लोगों को। लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तब तक के दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना क्वेश्चन आप लोग अपने नोटबुक में लिखकर और अच्छे ढंग से क्या करेंगे आप लोग तैयारी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।